नमस्कार दोस्तों। आज हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है अल्फा बीटा गामा 26 से। ये पूछते हैं, आई हैव टू क्वेश्चंस। हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स दैट कैन गिव मल्टी बैगर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स लाइक कल्याण, वी टू रिटेल एक्सेट्रा हैव गिवन गुड रिटर्न्स इन द शॉर्ट टाइम। Second question है, the parameters NPM of more than 10%, debt equity of less than 0.5, ROE, sales, etc. that you look at will be found only in those companies which are already performing well, and such companies would have already given good returns to investors. How can we make money? Then what are your thoughts, please? Right? So इस क्वेश्चन का मैं आंसर थोड़ा टाइम लेकर दूंगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि वी वांट टू मेक मनी आउट ऑफ द स्टॉक्स दैट वी इन्वेस्ट इन, एंड 2x 3x अगर एक तरह से हमें रिटर्न्स चाहिए तो हमें क्या देखना चाहिए, क्या पैरामीटर्स करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए, राइट। तो इसको मैं ब्रॉडली जब भी कोई भी मैं वीडियो बनाता हूँ, राइट, तो मैं एक चीज़ कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं वो उस वीडियो में प्लग इन करूँ कि आई ट्राई टू डिसाइड एट अ वेरी अर्ली स्टेज कि जो कंपनी हम एनालाइज कर रहे हैं वो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है या फिर एक सिक्लिकल कंपनी है, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के इन्वेस्टमेंट थीसिस में या फिर इन कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना है, जो भी थीसिस है वो कंप्लीटली अलग थीसिस है, राइट। तो जब मैं एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी एक थीसिस अलग होती है, और जब मैं सिक्लिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी थीसिस कंप्लीटली अलग होती है, राइट। अब मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज क्या होते हैं और सिक्लिकल कंपनीज क्या होते हैं। पहले सिक्लिकल कंपनीज की बात करते हैं, राइट। लेट्स से मैं एक स्टील प्लांट चलाता हूँ, राइट, और स्टील के जो प्राइजेस है, ग्लोबल प्राइजेस जो है या ग्लोबल मार्केट में प्राइजेस है वो 100 रुपये है। 100 रुपीज़ का लेट्स से 1 टन स्टील बिक रहा है, राइट। मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट आएगा वो है लेबर कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरा 20 रुपीज़ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज़ है, राइट। तो मैं जो स्टील बनाता हूँ उसमें आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए, और मुझे जो फ्यूल लगता है, ऑयल जो लगता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो एक 10 रुपये का पूरा कॉस्ट है, राइट। 20 रुपीज़ इज द फिक्स्ड कॉस्ट, 10 रुपीज़ लेट्स से आई वुड से इट्स वेरिएबल कॉस्ट विच इज रॉ मटेरियल कॉस्ट। और मार्केट में स्टील बिक रहा है 100 रुपीज़ में, राइट। तो मैं जाके स्टील बेचता हूँ, मुझे 70 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि चाइना जो है वो ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और उतना कंज्यूम नहीं करता है, तो वो इंडिया में डंप करना शुरू करता है। तो डंप जब कोई भी कंट्री या एक्सटर्नल काइंड ऑफ एक सोर्स से डंप हो रहा है तो स्टील के प्राइसेस जो है या फिर उस कमोडिटी के प्राइसेस जो है वो गिर जाते हैं। तो अभी जो ग्लोबल प्राइसेस है या फिर इंडिया में जो प्राइसेस है लेट्स से 80 रुपीज़ है, राइट। तो क्या होता है, अब मैं लोगों को फायर करके या फिर वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाले हैं वो तो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा फिक्स कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, राइट। रॉ मटेरियल कॉस्ट भी उतना ही रहेगा, राइट, 20 रुपये प्लस 10 रुपये, पर मैं बेच रहा हूँ 80 रुपीज़ में, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट 70 रुपीज़ था वो 50 रुपीज़ हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिक्लिकल कंपनीज में होती है कि the company cannot decide the price, so the cyclical company does not have pricing power. यहाँ पे चाहे फिर आप JSW Steel हो, Tata Steel हो, you do not have pricing power. The prices are decided by some external kind of an event or an external event नहीं, an external source or an external kind of a thing which is not in your hands, right? तो एक आप प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते, you do not have pricing power. एक चीज जो है ये सिक्लिकल कंपनी में इसको हाईलाइट करना है। दूसरा एक सिनारियो लेते हैं, राइट। सेम सिनारियो, 100 रुपीज़ स्टील बिक रहा है, राइट। मेरा जो फिक्स कॉस्ट है लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग 20 रुपीज़ है, बट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो डबल हो गया, राइट। जो कोयला मैं उठाता हूँ ऑस्ट्रेलिया से उसका दाम डबल हो गया, राइट। तो अब मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है जो 10 रुपीज़ था अब लेट्स से 20 रुपीज़ हो गया। तो 20 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट, 20 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, बेच रहा हूँ 100 रुपीज़ में। जो इनिशियल मेरा 70 रुपीज़ का प्रॉफिट था अब वो 10 रुपये से कम हो गया, विच इज 60 रुपीज़ राइट नाउ। दूसरा यहाँ पे इवेंट है कि आई डू नॉट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल जब भी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइट, I always have an option of passing those prices to the end customer, but if I do that I will lose market share क्योंकि मेरा जो competitor है वो कम प्राइसेस में ही माल बेच रहा है, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था जो प्राइजेस है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो प्राइसिंग पावर मेरे हाथ में नहीं है। दूसरा, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट्स व्हाई माय मार्जिन्स आर गेटिंग कंप्रेस्ड। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट मेरे हाथ में नहीं है, राइट। अब तीसरे की बात करते हैं।
क्या होता है कि अब मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रहा है, राइट। स्टील की जो खपत होगी इंडिया में बहुत ज़बरदस्त होगी, बहुत डिमांड होगा, तो मैं केपेक्स करता हूँ स्टील का, राइट। मेरे साथ जो 4 कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी यही लगता है, तो वो भी केपेक्स करते हैं। तो 4 साल के बाद जब ये प्लांट्स या 3 साल के बाद जब ये प्लांट्स तैयार होते हैं और वो स्टील मार्केट में आता है, तो सप्लाई जो स्टील की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मेरी तरह और 3 लोगों ने या 4 लोगों ने केपेक्स किया है, राइट। तो सप्लाई स्टील की बहुत बढ़ गई है, बट डिमांड उतने पेस से नहीं बढ़ा। तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो मेरे प्राइस को अंडरकट करने की कोशिश करता है, थोड़े डिस्काउंट्स देने की कोशिश करता है। तो मुझे भी फिर डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो फिर मैं मार्केट शेयर लूज करूंगा, और अगर मैं डिस्काउंट देना शुरू कर देता हूं तो फिर मेरा प्रॉफिट मार्जिन या फिर मेरे जो मार्जिन है वो कंप्रेस हो जाएंगे, राइट। तो ये तीसरा सिनारियो है। पहला वाला जो था वो था कि मेरे पास प्राइसिंग पावर नहीं है, दूसरा रॉ मटेरियल्स के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, तीसरा ओवर सप्लाई हो गई जिसके वजह से माल बहुत आ गया मार्केट में और प्राइस अंडर कट हो रहे, तो मेरा मार्जिन कट हो गए। चौथा एक है कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं स्टील के एग्जाम्पल से थोड़ा दूर हट रहा हूँ, मैं एक ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसका रिप्लेसमेंट साइकिल बहुत लंबा है। तो लेट्स से मैं रेलवेज के डिब्बे बना रहा हूँ, राइट। तो रेलवेज के डिब्बे जो है ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ही खरीदेंगे। लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट खरीद रही है, श्रीलंकन गवर्नमेंट खरीद रही है, जर्मन गवर्नमेंट खरीद रही है, वट एवर इट्स, बट फिलहाल जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ही खरीद रही है, राइट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये रेल के डिब्बे खरीद लिए, अब इसको रिप्लेस कब करेगी? ये 15 साल 20 साल बाद। रेल के डब्बे थोड़ी तो हर 2 साल में रिप्लेस होते हैं, राइट। मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, बट देर इज नो रिप्लेसमेंट दैट हैपेंस ओवर हियर, राइट। तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसका रिप्लेसमेंट टाइम बहुत लंबा है, और सडनली डिमांड अगले 1 साल 2 साल में बहुत बढ़ जाएगी, जिसके लिए मैं बहुत केपेक्स करूंगा, बट वो 2-3 साल के बाद उस केपेक्स का क्या होगा? तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली मेरे मार्जिन कंप्रेस हो जाएंगे, राइट। तो ये जो भी मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो भी ये मैंने निशानियां दी है, दीज आर ऑल साइंस एंड सिग्नल्स ऑफ सिक्लिकल कंपनीज, राइट। ये सिक्लिकल कंपनीज होती है। तो जब भी हम कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करना शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू एस्टैब्लिश फॉर माई सेल्फ इज कि ये कंपनी सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है, राइट। स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज वो होते हैं जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स होते हैं या फिर कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। इनका जो प्राइसिंग पावर है वो इनके हाथ में होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो भी एफएमसीजी कंपनीज होते हैं, राइट, प्रिडोमिनेंटली उनका प्राइसिंग पावर, जो भी प्राइजेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, बट द प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। सेकेंडली, द डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट्स विच स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज बिल्ड, इट्स नॉट फ्लक्चुएटिंग, इट्स नॉट सिक्लिकल, एक कांस्टेंट डिमांड है। टूथपेस्ट का डिमांड एक कांस्टेंट डिमांड है, साबुन का डिमांड एक कांस्टेंट डिमांड है, राइट। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि टूथपेस्ट, साबुन, बाकी जो भी ग्रोसरीज का, लेट्स से ये ब्लिंकिट जैसे कंपनी ग्रोसरीज एक तरह से डिलीवर करती है, इसका एक कांस्टेंट डिमांड है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है असर्टन करना कि आप एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप एक सिक्लिकल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। धोखा कहाँ हो जाता है, राइट। धोखा यहां हो जाता है कि जब आप एक सिक्लिकल कंपनी देखते हो, राइट, जब आप एक सिक्लिकल कंपनी देखते हो, बेसिकली एक सिक्लिकल कंपनी है, बट उसको देखकर उसके जो सेल्स ग्रोथ दिखता है आपको, वो बहुत जबरदस्त दिखता है पिछले 3 साल 5 साल का। ऐसा लगता है कि यार ये तो 35% सेल्स ग्रोथ दे रही है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ 35% है, राइट। ये तो आरओई आरओसी इसका 25-30% है, ये तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी होनी चाहिए, इतने जबरदस्त नंबर्स है इसके। तो ये एक सिक्लिकल कंपनी कैसे हो सकती है? एक्चुअली ये कंपनीज सिक्लिकल होते बट वो साइकिल में बहुत आगे निकल जाते हैं, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एंड अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर इन द साइकिल। क्या आप आर यू इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द साइकिल? इफ यू आर, then these are the things that will be shown to you on whichever kind of website you refer कि सेल्स ग्रोथ कमजोर पड़ा है, राइट, एकदम बकवास कंपनी लगेगा, तो सेल्स ग्रोथ इसका 10% से कम है, यार ये कंपनी थोड़ी तो हमें इन्वेस्ट करने लायक है। ईपीएस ग्रोथ 10% से कम है, राइट, आरओई आरओसी 10% से कम है, और पीई भी कम है, राइट। ये आपको क्लियर कट दिखेगा कि यार ये तो एक सिक्लिकल कंपनी है, कमोडिटाइज्ड कंपनी है, काफी ठुका हुआ है पूरा इसका फाइनेंशियल मैट्रिक्स, बट ये कुछ 2-3 चीजें हो रही है इस कंपनी, ओनली इफ वन और ऑल बिलो क्राइटेरिया फुलफिल्ड, कि ये कंपनी में ये सारी बुराइयां है
ये सारी बुराइयां है 1 2 3 4, बट इसमें कुछ ये चीजें हो रही है, इसमें केपेक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, राइट। इसका जो ऑर्डर रिसीट सडनली बहुत जबरदस्त दिख रहा है, राइट। इस कंपनी ने फंड रेज किया है, क्यों फंड रेज किया है, राइट। या कंपनी ने बहुत लार्ज मर्जर्स एंड एक्विजिशन किया है। तो 2022 के बाद रियल एस्टेट का एक तरह से अपसाइकिल शुरू हुआ। अगर अभी रियल एस्टेट का हम डेटा देखेंगे पिछले 3 साल का, तो सेल्स ग्रोथ 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 40%। नाउ द क्वेश्चन फॉर अस टू आस्क इज कि ये रियल एस्टेट का साइकिल कभी तक चलेगा। अगर ये साइकिल 2027 तक चलेगा तो क्या मुझे रियल एस्टेट कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर पावर का साइकिल 2029 तक चलेगा तो क्या हमें इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। अगर प्लाईवुड का साइकिल 2025 एंड तक या 2026 तक चलेगा तो क्या प्लाईवुड कंपनी, सेंचुरी प्लाई जैसे कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो आप ये डेटा देखोगे एंड द लार्जर सेक्टर इज समथिंग विच यू विल काइंड ऑफ ट्राई टू गेज कि यार इसका अप साइकिल तो शुरू हो गया है, इसके जो फाइनेंशियल मेट्रिक्स दिख रहे हैं वो एकदम स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी जैसे दिख रहे हैं। 25% ROE, 25% ROC, 10% 20% सेल्स ग्रोथ, EPS ग्रोथ 40%, बट is this company in a very advanced stage of the cycle of its sector, the larger sector, right? तो ये देखना सिक्लिकल कंपनीज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बहुत सारे सेक्टर्स की, जो मैंने कमोडिटाइज सेक्टर्स की बात की, राइट, उसमें साइकिल जो है वो काफी एडवांस स्टेज में आ चुका है। 4 साल 5 साल हो चुके हैं, रियल एस्टेट को 3 4 साल हो चुके हैं, राइट। नाउ अब कौन से सिक्लिकल सेक्टर में एक बोलते हैं ना अर्ली इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स दिख रहे हैं एक साइकिल, अप साइकिल आने के, राइट। और हमें कैसे पता चलेगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलेगा? तो मेरा जो प्लेबुक है वो बहुत सिंपल है कि मैं जो एस इन्वेस्टर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं कि वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे एस इन्वेस्टर्स है जो एनबीएफसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एनबीएफसीज में एक अप साइकिल शुरू होने वाला है। जो भी ये मॉनेटरी कट्स, CRR कट्स, रेट कट्स, वट लिक्विडिटी ईजिंग जो हो रहा है सेंट्रल बैंक्स का, तो ये जो अगले 1 या 2 क्वार्टर के बाद एनबीएफसीज जो है दे विल कैच स्टीम एंड दे विल गो अप, राइट। तो ये मेरा तरीका है टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि कौन सा सेक्टर एक अप साइकिल में जाने के चांसेस है, ऐसे क्या मैक्रो में चेंजेस हुए हैं कि ये सेक्टर जो है वो ऊपर जाएगा। अभी अगर मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगा, अगर अभी मैं लेट्स से पावर प्रॉक्सीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 3 4 साल उनका साइकिल, मुझे लगता है एटलीस्ट मेरी स्टडी बताती है कि अभी और 3 4 साल उनका साइकिल है। बट बहुत सारे जो प्लाईवुड फॉर एग्जांपल, सेंचुरी प्लाई वगैरह, रुशील टेकोर, इनका साइकिल में भी 1 1.5 साल मैक्सिमम चलेगा। एक वेल्थ मैनेजमेंट का लोग बोल रहे हैं, नुमामा, मोतीलाल ओसवाल, कि इसका साइकिल जो है वो अभी भी बरकरार है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कट हो गए तो लोग एफडी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। बट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस। आई थिंक द बेस्ट इज बिहाइंड अस फॉर ऑल दीज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड these metrics before we kind of invest in cyclical companies. तो I hope ये मेरा एक थीसिस है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ when I invest in cyclical companies. Structural companies are companies which are your consistent compounders. For example, hospitals, right? Consumer discretionary में सबसे important play जो है hospital का play है। तो hospital को अगर मुझे देखना है तो सबसे उसका leading indicator है कि insurance कितने बिक रहे हैं, right? तो मैं personal example से बोल सकता हूँ कि जब मैं एक student था या फिर मेरे हाथ में एक job नहीं था, और अब जब भी हम कोई hospital जाते थे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि कितना बिल देंगे ये लोग, क्योंकि ये आउट ऑफ पॉकेट जाना है जो भी बिल जाना है, राइट। कितने टेस्ट करा रहे हैं, कितना बिल देंगे, राइट। बट जब मुझे एक जॉब मिला, राइट, और मैंने खुद का एक इंश्योरेंस किया, तो एकदम बिंदास एक तरह से हॉस्पिटल में जाके क्वालिटी हेल्थ केयर लिया है कि यार जो भी है प्रीमियम भर रहा हूँ, इंश्योरेंस समझ लेगा सब कुछ, राइट। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज अ वेरी important leading indicator for the growth that we could see in the hospital sector, right? तो जो consumer discretionary है या consumer durables तो नहीं बोलूंगा, consumer discretionary, consumer durables भी या fast moving FMCG, वो structural growth companies आते हैं wherein you can see कि यार पिछले 5 साल 3 साल में क्या sales growth 20% है, क्या ये perform कर रहा है, क्या इसमें मोट है कि बार बार लोग आके इसके products खरीद रहे हैं, right? तो sales growth if you know is more than 20%, we can say यार, hey, it's a structural growth company, and the demand for this company does not fluctuate. It has a moat, whether it is in the product, it is in the distribution, whether it is in the brand, and people are coming back and buying this company, the products which this company manufactures, right? तो ये
EPS growth है, right, which is 25%. ROC excellent point, 25% से ज़्यादा होना चाहिए. Debt to equity 0.5 से कम होना चाहिए. CFO to EBITDA is 1, and the valuation should be less than 2x of the EPS growth. This is a thumb rule which I have. आप लोग भी ये यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते. इट्स अ थंब रूल विच आई हैव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से मेरा आया, राइट. हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट, राइट. कोक इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट. ये जबरदस्त है वो खुशियों के बुलबुले का ऐड कि यार व्हेनेवर यू फील हैप्पी अबाउट समथिंग. और एक तरह से मेरे साथ एक हैबिट हो भी गया था कि व्हेनेवर आई हैड अ गुड डे, एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू ऑलवेज बाय कोक, राइट. इट्स अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट विद लो रिप्लेसमेंट साइकिल. एक कोक ले लिया, उसकी बोतल खत्म कर दी, अगले दिन दूसरा कोक का बॉटल ले लिया, राइट. द बिजनेस मॉडल हैज टू बी सेल्फ सस्टेनेबल विद प्राइसिंग पावर, राइट. सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स आर दोज बिजनेस मॉडल्स विच आर सपोर्टेड बाय देयर ओन इंटरनल कैश अक्रूवल्स, और इतना ज्यादा डेट या इक्विटी डाइल्यूट नहीं करते हैं, राइट. अपने बिजनेस से पैसा आता है, अपने बिजनेस से कैश फ्लो आता है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ कैपिटल के पास जाकर पैसे नहीं मांगते, राइट. सो दीज आर गुड टू हैव्स, राइट. एंड मस्ट हैव्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एक 15% का तो सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ 20% का होना चाहिए, ROE ROC is 20%, डेट टू इक्विटी 0.58, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, CFO टू EBITDA 0.8, एंड वैल्यूएशंस अगर 1.5x ऑफ EPS ग्रोथ रहे तो अच्छी बात है. सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए विद अ लिमिटेड प्राइसिंग पावर, राइट. सो this is my thesis for investing in structural growth companies, wherein I kind of at a very early stage मैं फिगर आउट करता हूँ कि ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है या सिक्लिकल ग्रोथ कंपनी है, और उसके मुताबिक मैं इन्वेस्ट करता हूँ, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार DS4SD ने पूछा है कि okay, sorry, the next question is asked by star DS4SD कि free cash flow is negative. जो मैंने कहा था कि यार स्मॉल कैप कंपनीज में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होता है, दिस इज नॉर्मल थिंग, बट अदर डू हैव पॉजिटिव FCF. कैन यू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल? हजारों तो नहीं, तो निफ्टी के आप सारे कंपनीज जो देख लीजिए वो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी होते हैं, राइट. तो स्मॉल कैप कंपनीज फ्री कैश फ्लो नहीं होते, लार्ज कैप कंपनीज स्पेशली निफ्टी के कंपनीज अगर आप देखोगे तो फ्री कैश फ्लो कंपनी होते हैं, राइट. फ्री कैश फ्लो कंपनी का मतलब क्या है? फ्री कैश फ्लो इज योर CFO कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कैश कलेक्ट कर रही है, माइनस केपेक्स की कंपनी अपने प्लांट्स वगैरह जो डाल रही है उसका खर्चा, प्लस अदर इनकम की अगर दूसरे सोर्सेस से भी पैसा आ रहा है वो, माइनस डेट, राइट. तो फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं एक फ्री कैश फ्लो कंपनी का दे सकता हूं जिसमें मैं काम करता था, टाटा स्टील, राइट. टाटा स्टील एक फ्री कैश फ्लो कंपनी. क्या टाटा स्टील के बैलेंस शीट पे डेट है? भर भर के डेट है, राइट. क्या टाटा स्टील केपेक्स करता है? भर भर के प्लांट्स डालता है, भर भर के नहीं डालता है बट काफी ज्यादा प्लांट्स डालता है, राइट. बट इसके बावजूद भी टाटा स्टील एक फ्री कैश फ्लो कंपनी है. क्यों फ्री कैश फ्लो कंपनी है? बिकॉज टाटा स्टील का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल है. उसका मोट है कि वो एक लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है. छड़ जो होता है, स्टील होता है, सबसे सस्ते में टाटा स्टील बनाता है. और सस्ते में क्यों बनाता है? क्योंकि उसने बैक एंड इंटीग्रेशन किया है. आयरन ओर के माइंस खुद के है. जिंदल जो है, आयरन ओर के माइंस जो है उनके खुद के नहीं है जिंदल के. जिंदल हैज टू प्रोक्योर इट फ्रॉम आउटसाइड, राइट. कोयला तो ऑस्ट्रेलिया से ही आता है, तेल तो आपका मिडिल ईस्ट से ही आता है, रशिया से आता है. बट टाटा स्टील के जो आयरन ओर के खुद के माइंस है, 2029 में वो लीजिंग जो है वो एक्सपायर होगी तो ऑब्वियसली रिलीज करेगा उनको. बट इट इज द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, सबसे सस्ते में छड़ बनाता है, एंड दैट इज द मोट ऑफ दिस कंपनी. तो ये फ्री कैश फ्लो कंपनी, इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच केपेक्स, इन स्पाइट ऑफ डूइंग सो मच डेट, नेदरलैंड्स में ऑपरेशन है, यूके में ऑपरेशन है, बट इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी. फ्री कैश फ्लो कंपनीज जो होते हैं वो बहुत एरोगेंट कंपनीज होते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है. फ्री कैश फ्लो कंपनी का प्राइस, स्टॉक प्राइस गिरता नहीं है. क्यों नहीं गिरता है? कि भले अर्निंग्स नहीं आए बट ये लोग डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, तो इन्वेस्टर को लगता है कि डिविडेंड अगर अच्छा मिल रहा है तो यार स्टॉक नहीं बेचते, यार रखते हैं स्टॉक को. So that's why free cash flow companies are very arrogant companies. The stock price does not come down. The stock price will wait for earnings to catch up, right? ये काफी arrogant company होता है, right? Free cash flow companies में भी मुझे दो एक divisions दिखते हैं. एक तो आपका जो नेस्ले जैसा कंपनी है जिसमें प्राइसिंग पावर होता है, राइट. और दूसरा टाटा स्टील या फिर इन्फोसिस जैसा कंपनी होता है जो फ्री कैश फ्लो है बट लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर मॉडल पे चलता है. तो अगर आप EBITDA मार्जिन नेस्लो के देखोगे तो डबल डिजिट में है, और टाटा स्टील या फिर इन्फोसिस के देखोगे तो एक तरह से सिंगल डिजिट में. तो नेस्ले इज लाइक एन एपेक्स फ्री कैश फ्लो कंपनी. इसके पास प्राइसिंग पावर होता है, राइट. अपने बिजनेस को सस्टेन करने का ताकत जिस कंपनी में होती है वो फ्री कैश फ्लो कंपनीज होते हैं. तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट.
एक और क्वेश्चन है G8LV2Me राइट, इनका क्वेश्चन है कृपया CFO टू EBITDA थोड़ा और अच्छे से समझाइए अगले वीडियो में, राइट। तो CFO टू EBITDA इज द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कन्वर्ट प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज। तो है ना, P&L पे दिखा देते हैं कि इतने सारे प्रॉफिट्स है बट कैश नहीं आता है, राइट। तो बहुत सारे माइक्रो कैप कंपनीज अगर आप देखोगे प्रॉफिट्स अच्छे दिखाते हैं बट उनका कैश कभी नहीं आता है। तो अगर बिजनेस में कैश फ्लो नहीं है तो मैं उसको एक बिजनेस नहीं बोलूंगा, राइट। इट्स मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन थिंग, बांटा जा रहा है, कुछ बेचा नहीं जा रहा है, राइट। सीए टू एबिटा एक मेट्रिक है जिसको एक कट ऑफ पॉइंट 8 या फिर 1 का मैं रखता हूं, राइट। और ये दो चीजें दिखाता है, राइट। इट शोज द प्रिडिक्टेबिलिटी इन कैश फ्लोज, राइट। तो मैंने जैसे एक प्रीवियस वीडियो में भी समझाया कि लेट्स से मैं किसी के लिए काम करता हूं, मेरा एम्प्लॉयर जो है महीने के एंड में उसको मुझे सैलरी देनी है, राइट। वो बोलता है कि तुझे सैलरी नहीं दूंगा, सर्विस ले लिए मुझसे बट सैलरी नहीं देगा, राइट। सो देयर इज नो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो। मतलब मैंने काम किया है, सब कुछ है मेरे पास, बट मेरे पास कैश नहीं आ रहा है महीने के एंड में जो मुझे आना चाहिए, राइट। ये एक सिचुएशन है। दूसरा है वो बोलता है यार अभी नहीं दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा, मेरे पास भी अभी पैसे नहीं है, राइट। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कैश फ्लो का कि पैसा आने वाला या नहीं आने वाला, राइट। तो बहुत सारे कंपनीज जो होते हैं उनको रिसीवेबल्स का इशू होता है। तो ये छोटे छोटे कंपनीज होते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम करते हैं और माल पहुंचाने के बाद जो बड़े कंपनीज हैं उनको पैसा नहीं देते उनके माल का, राइट। सो विच क्लियरली मीन्स दैट द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी इन क्वेश्चन, द छोटी कंपनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल नहीं है बिकॉज इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ नेगोशिएटिंग पावर विद इट्स बायर, राइट। दैट्स व्हाई वी गो फॉर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल कंपनीज जिसमें पैसा पहले मिलता है और फिर बाद में माल पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बिस्किट का पैकेट देना है तो पहले 10 रुपया दूंगा या 20 रुपया दूंगा, उसके बाद बिस्किट का पैकेट दूंगा। दैट्स व्हाई FMCG कंपनीज have a business model which has a lot of strength, strong business model होता है उनका, राइट। तो एक तो रिसीवेबल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जो भी क्लाइंट है आपको पैसे नहीं देते। दूसरा जो होता है कि भले आपको पैसे मिल जाए बट वो पैसा कहीं ना कहीं अटका हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी तो आ गई बट मेरे पास इतने सारे EMIs है, कार का EMI, घर का EMI, वेकेशन का EMI, शादी का EMI, कि 2-3 तारीख तक मेरे सारे पैसे जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से खर्च हो जाते हैं या फिर कहीं तक लग जाते हैं। उसी प्रकार रिटेल कंपनीज या फिर ऐसे डिफेंस कंपनीज में भले पैसा तो आ जाता है बट इन्वेंट्री खरीदने में वो सारा पैसा लग जाता है, राइट। सो फर्स्ट इज प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज एंड सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। तो अगर आपके पास कैश फ्लोज नहीं है तो आप क्या करोगे? आप शॉर्ट टर्म लोन लोगे, लॉन्ग टर्म लोन लोगे, आप इक्विटी डाइल्यूट करोगे, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपका जो P&L जो स्टेटमेंट है या फिर आपका जो बैलेंस शीट है, अगर बैलेंस शीट पे डेट आ गया तो बैलेंस शीट कमजोर हो जाती है, राइट। अगर P&L पे इक्विटी डाइल्यूशन हो गई तो P&L एक तरह से कंप्लीट, या फिर बैलेंस शीट इक्विटी जो भी बैलेंस शीट जो है वो कमजोर हो जाता है, राइट। सो वी ऑलवेज वांट टू लुक एट कंपनीज जिनका CFO टू EBITDA बहुत अच्छा हो। सो फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंटली मैंने कंपनी एनालाइज की, कैम्स CAMS, उसका CFO टू EBITDA 1 है। मतलब बहुत अच्छी तरह से पैसा निकाल पा रही है और उसको इस्तेमाल भी कर पा रही है अपने ग्रोथ के लिए, राइट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए बिजनेस जब एनालाइज किए जाते हैं तो कैश फ्लोज देखते हैं, राइट। एक बुल मार्केट में नहीं फर्क पड़ता है कि CFO टू EBITDA क्या है, क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त आ रहा है तो लोग पैसा लगा देते हैं। बट जब एक बेयर मार्केट होता है या फिर एक नॉन बुल मार्केट होता है तो इन्वेस्टर्स जो है 1000 चीजें देखते हैं और उन कंपनीज में लिक्विडिटी नहीं आती है। और CFO टू EBITDA इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इससे डेट बढ़ जाता है इफ द CFO टू EBITDA इज पुअर, राइट। एंड जैसे अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आती है और कंपनी के बैलेंस शीट में डेट बहुत ज्यादा रहता है तो ऐसे कंपनीज का स्टॉक प्राइस एक तरह से गिर जाता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वील टेक इज दिस इज बाय धवल परामर R5T. Sir, please make a video on how ROE is less than growth can trouble a company with 3 to 4 examples, right? समझ गया मैं, right? तो अगर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्टॉक्स मैंने कुछ एनालाइज किए थे, इसी चैनल पे एनालाइज किए थे। फॉर एग्जांपल ये जेनेसिस इंटरनेशनल का स्टॉक है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे द सेल्स ग्रोथ इज पिछले 3 साल का 36% है एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी इज जस्ट 5%, राइट। तो रिटर्न ऑन इक्विटीज समझ लीजिए कि बिजनेस में पैसा करीबन 5% से बन रहा है
बट खर्च जो हो रहा है वो 36% से हो रहा है। तो लेट्स से मेरी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है, बट अगर मेरे खर्चे 8 लाख है, तो मैं क्या करूंगा? तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे सेविंग्स में कितने पैसे हैं। तो नॉर्मली कंपनीज जो अपने सेविंग्स उनके अकाउंट होते हैं वो रिजर्व्स में होते हैं, तो रिजर्व्स में कितने पैसे है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और अगर रिजर्व्स में ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर सेविंग्स में मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लोन लेने का या फिर किसी और से पैसे मांगने का। तो सिमिलर कंपनीज जो है वो दो चीज़ें करती है, जब उनके सेविंग्स खत्म हो जाते हैं या फिर रिजर्व्स बहुत कम होते हैं और उनके खर्चे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दिस कंपनी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, इट इज ग्रोइंग एट अ pace which is faster than the pace of the kind of capital it is creating for itself. 5% से ग्रो 5% से कैपिटल बना रही है, बट इस्तेमाल कर रही है 36% से। तो ऐसे कंपनीज जो है वो डेट लेते हैं, जिसकी वजह से बैलेंस शीट खराब होती है, और या तो फिर ऐसे कंपनीज इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका एक तरह से वैल्यू एक तरह से कंपनी में कम हो जाती है। एक और कंपनी है जैगल प्रीपेड, राइट। अगर आप जैगल को देखोगे, जैगल डज नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू रेज कैपिटल, कि जब तक वो बुल मार्केट चल रही थी, पैसा आसानी से मिल रहा था, जैगल ने बस पैसा उठाया। इफ यू लुक एट द रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर जैगल, इट्स 14%, बट द सेल्स ग्रोथ इज 61%, राइट। तो इस कंपनी को हर वक्त पैसों की जरूरत होती है। जो पैसा उसको अपने बिजनेस से कमाना चाहिए वो नहीं कमाकर वो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल पे डिपेंडेंट है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो छोटे कंपनीज होते हैं, मार्केट कैप जिनका 6,000, 10,000, 15,000 होता है या 10,000 के नीचे होता है, उनको हर वक्त कैपिटल की जरूरत होती है, क्योंकि अभी तक उनका बिजनेस मॉडल एक प्रूवन बिजनेस मॉडल नहीं होता है, राइट। और ऐसे कंपनीज में पैसे लगाने वाले भी काफ़ी होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, HNIs होते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंपनीज का EPS ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ बंद हो जाता है, ऐसे कंपनी के स्टॉक्स गिर जाते हैं, राइट। तो जैगल प्रीपेड इज वन एग्जाम्पल, राइट। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। एक और मैंने जो एनालिसिस किया था C2C, इसका C2C एडवांस सिस्टम्स, ये कंपनी का अगर आप देखोगे, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है पिछले 1 साल का यहाँ पे डेटा है 31% है, बट इसका जो सेल्स ग्रोथ है 410%, राइट। अगेन ऐसी कंपनी अगर CFO टू EBITDA नेगेटिव पे रहे, या फिर CFO टू EBITDA इसका 0 या 0.8 से कम रहे, तो पता नहीं यार, मतलब इतना पैसा उठा रही है, सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, बट कंपनी में पैसा बन नहीं रहा है और कैश फ्लोज नहीं आ रहे हैं, तो फिर कुछ ऊपर नीचे होगा कंपनी में, राइट। तो कैश फ्लोज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये always it's very important to compare compounded sales growth with return on equity. So I hope Dhaval I have answered your question to your satisfaction. So guys, काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने, तो these would be the 4 questions that we would take in today's session. We'll catch up again. So if you have any other questions, please write them in the comment box, and please share this videos with as many people as possible, and please help me grow this channel to the next level. Thank you very much for your time. Thank you very much. Bye bye.